नेक्स्ट टॉपिक इन द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हम पढ़ेंगे क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमारे पास क्रिप्टोजेनिक वर्ड मतलब इडियोपैथिक, राइट। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अनरिजॉल्व्ड नमोनिया इन विच द एल्वुलर एक्सुडेट परसिस्ट्स एंड इवेंचुअली अंडरगोज फाइब्रोसिस, राइट। अब pneumonia is not referring here the lung infection. There is no lung infection, there is no positive blood cultures नहीं है, ठीक है, या फिर एंटीबायोटिक्स से वो रिजॉल्व नहीं होते, एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होते. दिस इज़ नॉट द लंग इन्फेक्शन, टिपिकल लंग इन्फेक्शन. नमोनिया इसलिए कहा है बिकॉज द सिम्टम्स आर सेम एज नमोनिया. द फाइंडिंग्स, clinical features, these are somewhat similar to the pneumonia. That's why it's called cryptogenic organizing pneumonia, right? Okay. हमने कहा था कि हमने जो है सबसे पहले इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट इडियोपैथिक इंडस्ट्रियल नमोनिया इज़ एक्चुअली class of or a group of disorders in which all the diseases look like interstitial pneumonia and the cause is unknown. This is called idiopathic. तो उसमें हमने कहा था कि idiopathic pulmonary fibrosis है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. एंड अदर देन IPF we had नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक. So the idiopathic or cryptogenic organizing pneumonia is also called as idiopathic bronchitis obliterans, right? It's bronchiolitis actually. So idiopathic bronchiolitis obliterans organizing pneumonia BOOB, right? जिसमें हमारे पास एल्वुलाइटिस भी है एंड chronic bronchiolitis भी है. अब हमने उसको ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस क्यों कहा? इडियोपैथिक ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया से या फिर क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया से ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया क्यों कहा? बिकॉज दीज when organizing pneumonia is associated with the granulation tissue in the bronchular lumen, so the qualifying term bronchiolitis obliterans जब ग्रैनुलेशन टिश्यू ब्रोंकुलर ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे या फिर उसे जो है उसको या ऑब्स्ट्रक्ट कर दे तो फिर उसको हम कहेंगे कि ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस ऑब्लिटरेटेड द ल्यूमेन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, राइट. What are the causes of the cryptogenic organizing pneumonia? हमने कहा कि obviously it's not that typical pneumonia. It's not caused by infection, but it may be caused by infection like viruses or bacteria. But mostly जो है हमारे पास जो इसकी pathogenesis है, the cause is actually the immune reaction to anything, like it may be drug like emadron, ठीक है, एंटीप्लास्टिक ड्रग्स हैं, ब्यूमाइसिन, कार्बामाज़ेपाइन है, टॉक्सिन्स हैं, फ्यूम्स, स्मोक, एनी अदर टॉक्सिन पॉल्यूटेंट्स, इम्यूनो डिफिशियंसी कैन लीड टू HIV और एड्स, ठीक है. MDS can lead to the cryptogenic organizing pneumonia and rheumatological disease like RA, rheumatoid arthritis, scleroderma, ठीक है, हेमोरेपेटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमारे पास एक इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन कॉज करवा सकते हैं दैट कैन लीड टू क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया. ठीक है, हमें पता है कि द इम्यून रिस्पॉन्सेज sometimes it's beneficial for us. ठीक है, immune response against to any pathogen, against any toxin, that is beneficial for us. But sometimes कि हमारे पास इम्यून रिएक्शन का रिस्पॉन्स इम्यून रिएक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हमारे लिए ही मसला खड़ा कर देता है, राइट. सो इट्स लाइक दैट. So in the hematopoietic stem cell transplant, the cryptogenic organizing pneumonia versus obliterates bronchiolitis more than 3 months after the transplant. 3 months के बाद जो है ये रिएक्शन स्टार्ट होता है. अच्छा, वैसे जो ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस है इट इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन, मोस्टली वायरल इन्फेक्शन में चिल्ड्रन में होता है. ठीक है, सो हम उसको और क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया में अगर हम डिफरेंसेस पढ़ें, सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस एंड क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया, राइट. So bronchiolitis obliterans itself is an obstructive disease and cryptogenic organizing pneumonia is a restrictive disease. क्योंकि हमने पढ़ा कि bronchiolitis obliterans obliterated the bronchioles, right? This is an obstructive disease. And COP is restrictive disease. Bronchiolitis obliterans में और COP में हमारे पास actually clinical findings same है.
ठीक है, SOB shortness of breath and dry cough. And air tape barrel chest cause करवाता है in the bronchiolitis obliterans, and there is diffuse infiltration in the cryptogenic organizing pneumonia. And bronchiolitis obliterans is associated with the cytomegalovirus and graft versus host disease. In biopsy is not specific for the bronchiolitis obliterans. On the other hand, cryptogenic organizing pneumonia में हम biopsy करते हैं तो हमें granulation tissue नज़र आते हैं within the alveolar spaces and small airways. bronchioles में और alveolar sacs में हमें granulation tissue नज़र आता है, right? और BO में हमें collagen and granulation जो है वो क्या करता है कि obstruct करता है small airways को, right? But bronchiolitis obliterans is treated with the immunosuppressants, and cryptogenic organizing pneumonia with the corticosteroids which are like immunosuppressants entirely उसे cure कर देता है. But bronchiolitis obliterans, as we know that it's caused by infection, though it can be reversed with antibiotics. On the left side we have the picture of bronchiolitis obliterans. You can see the arrow showing the obliterated lumens जो वाइट वाइट हमें नज़र आ रही है ऑन द ब्लैक बैकग्राउंड एयर फिल्ड स्पेसेस, राइट. एंड द राइट साइड वी हैव इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पैची कंसोलिडेशन शोइंग इन द चेस्ट रेडियोग्राफ ऑफ द क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया, द वाइट शेडोज. Clinical findings क्या हैं? Signs are tachypnea, increased respiratory rate, crackles are seen due to the infiltration actually, and the clubbing is seen. Symptoms है, insidious है, chronic है, ठीक है, हम क्योंकि restrictive diseases are mostly chronic fibrosing, right? So insidious is chronic, and there is a shortness of breath, cough which is persistent, there is high grade fever, myalgia and malaise. Maybe we can say that some are flu like symptoms. डायग्नोसिस क्लिनिकली भी हम करते हैं लाइक बाय साइन एंड सिम्टम्स, एंड PFTs आर एक्चुअली रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न. A gradient is widened, right, and because we know that the diffusing capacity is decreased, right, there is inflammation in the air sacs. DOCO is decreased, the same reason. ABGs, alkalosis, same reason. There is decapnea, there is a decreased carbon dioxide in the blood leading to the increased pH and alkalosis. चेस्ट एक्सरे में हमें क्या दिखाई देगा? सब प्लूरल एंड पैरी ब्रोंक्यूलर, सब प्लूरल प्लूरा के नीचे एंड पैरी ब्रोंक्यूलर अराउंड द ब्रोंक्यूल्स, पैची एरियाज ऑफ एयर स्पेसेस कंसोलिडेशन, राइट. CT is showing air space consolidations with air bronchogram. What is air bronchogram? 90% हमें मिल रहा होता है CT में. Air bronchogram is defined as pattern of air-filled bronchi with background of airless lung. ठीक है, एक पैटर्न है जिसमें हमें एयर फिल्ड ब्रोंकाई नज़र आ रहे हैं विद बैकग्राउंड ऑफ एयरलेस लंग. एयरलेस लंग ऑब्वियसली विल लुक लाइक वाइट शेडोज एंड एयर फिल्ड विल लुक लाइक ब्लैक. ठीक है, अच्छा. एंड ऑन द CT वी हैव बायलैटरल पेरिफेरल इन्फिल्ट्रेशन जो कि कोलेस हो जाते हैं, इन कॉन्फ्लुएंट इन्फिल्ट्रेशन दिखाई दे रहे होते हैं. ठीक है, बायोप्सी अगर हम करेंगे बाय द ब्रोंकोस्कोपी देन वी कैन सी द इमेच्योर बॉडीज़, जिसे हम मेसन बॉडीज़ कहते हैं, जो कि पॉलीपॉइड प्लग्स हैं. ठीक है, लूज ऑर्गेनाइजिंग कनेक्टिव टिश्यूज़ के ऑन द एल्वुलाई, एल्वुलर डक्ट्स एंड ऑफन ब्रोंक्यूल्स. कहाँ मिलती हैं हमें? एल्वुलाई में, एल्वुलर डक्ट्स में एंड ब्रोंक्यूल्स. फ्रॉम द ब्रोंक्यूल्स टिल एल्वुलर सैक. ठीक है, ये हमें पॉलीपॉइड प्लग्स ऑफ लूज ऑर्गेनाइजिंग कनेक्टिव टिश्यू मिल रहे होते हैं. ये हम कहते हैं मेसन बॉडीज़, एंड दीज आर द बॉल्स ऑफ फाइब्रोब्लास्ट. ठीक है, यू कैन सी द सर्कुलर एरियाज शोइंग द बॉल्स, एंड दीज बॉल्स आर balls of fibroblasts, connective tissue, we call them mason bodies. This is the CT showing the consolidation, the chest X-ray, patchy infiltration and consolidation. This is the more clear view of mason bodies. Mason bodies actually this pale area, pale circular area. Okay, this is the mason body, which is connective tissue, fibroblast. और यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि the artery is, pulmonary artery is congested due to inflammation. Okay, treatment is corticosteroids, very good for more than 6 months. vary करता है actually clinical findings पे. अगर बहुत ज़्यादा severe है and recurrent chances हैं तो फिर 6 to 12 months even the treatment is prolonged.
साइक्लोफॉस्फेमाइड फॉर द हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, अगर हेमोरेजिक सिस्टाइटिस है, ठीक है, देन वी आल्सो गिव साइक्लोफॉस्फेमाइड। And the prognosis is really good.